हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग कैट मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पहले वो पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि कैसे पेरी ने जेम्स की किस्मत बदल दी थी और अब वो किराए के घर से सीधा बंगलों में आ चुका है। और आज की रात वो एक क्रिसमस पार्टी में आया हुआ है जहाँ पे शहर के काफी अमीर लोग आए हुए हैं और कुछ लेजेंडरी राइटर भी। तभी जेम्स और पेरी की एंट्री होती है और उसे देखकर सभी लोग उसका ऑटोग्राफ लेना शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में लिखी हुई इसकी बुक इस कदर पॉपुलर हुई कि सभी लोग उसके दीवाने हो चुके हैं और अब वो एक नई किताब लिखने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया। लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं इस बारे में। पर एक राइटर जो कि काफी मशहूर होता है, वो जेम्स को देखकर समझ जाती है और जाकर उसके पास कहती है कि तुम परेशान मत हो, दुनिया की बातों में मत आना, क्योंकि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता तभी उसके अंदर कुछ पाने की चाह जागती है। तुम्हें भी जल्दी से एक नई बुक का आइडिया जरूर आएगा। अब इसके बाद वो बाहर जाता है, पर वहां पर उसे एक लड़का मिलता है जो नशे की हालत में था और बुरी तरह से एडिक्टेड भी। जेम्स से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती और इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जिस हाल में तुम बैठे हो, कुछ साल पहले मैं भी वहीं पर था, लेकिन आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। अब उस लड़के को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो खाना खाने के बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन जेम्स उसे रोकता है और कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, जिसके बाद वो उसे कुछ दिन पहले की अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जब उसने नशा तो छोड़ दिया था लेकिन अभी भी वो रोड के किनारे गिटार बजाकर खुद का गुजारा करता था और एक रेंटेड रूम में रहता था। अब कुछ दिनों के बाद क्रिसमस का टाइम आने वाला था और उसके साथ तेज ठंड भी, जिसकी वजह से जेम्स को घर में हीटर जलाकर रखना पड़ता है। पर कुछ ही समय के बाद उसकी लाइट का बिल खत्म हो जाता है और अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दोबारा से रिचार्ज करवा सके और इसीलिए वो हीटर को बंद करके साइड में रख देता है और फिर पास में एक इंडियन बंदे की शॉप पर जाता है जिसके बेटे की कुछ साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी और आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। लेकिन जेम्स की उसके साथ एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो उसे इंडिया की सारी उसे स्टोरी सुनाया करता था, जिसे सुन के जेम्स को काफ़ी मज़ा आता था। अब जाते टाइम वो पेरी के लिए उसे कुछ खाना फ्री में भी देता है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम भारतीयों को डॉग और बिल्लियों से कितना प्यार है। सो घर आने पर वो उसे खाना देता है और फिर उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, क्योंकि बाहर आज भी ज़्यादा ठंड है और पेरी के पास कोई कपड़े नहीं है। लेकिन वो तो जेम्स से पहले ही बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, इसलिए उसे मजबूरन अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब बस का वेट करते हुए जेम्स एक अमीर लेडी को देखता है जिसके पास पेरी की तरह ही कैट थी और उसे एक प्रॉपर बैग में रखा गया था ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन यहाँ पेरी तो ऐसे ही घूम रही थी, इसलिए वो उसे वादा करता है कि वो उसके लिए भी एक बैग खरीदेगा जल्दी, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे। अब वह रोज की तरह स्टेशन के बाहर मैगजीन बेचना शुरू करता है। वहाँ वो पेरी को ठंड की वजह से एक कंबल में बैठा देता है और उसी समय एक अल्बानियन एक्टर वहाँ आता है जो वो पेरी को देखकर उसके साथ फोटो क्लिक करवाने लगता है। इसके बदले में वो उसे 1000 अल्बानियन पैसे भी देता है। लेकिन जब जेम्स उस पाउंड में एक्सचेंज करवाता है तो वो बस केवल 7 पाउंड ही बनते हैं, जिस वजह से वो सैड हो जाता है और जाते समय पैसों को फेंकने लगता है। लेकिन उसे पैसों की अहमियत पता थी, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है। अब इसी तरह से आधा दिन बीत चुका था, लेकिन उसने अभी तक कोई भी पैसे नहीं कमाए थे, इसलिए वो अपना पुराना काम करने लग जाता है, यानी कि गिटार बजाना। अब उसे थोड़ी ही दूर पर एनिमल वेलफेयर वाले 2 ऑफिसर खड़े रहते हैं, जिसमें से जॉन नाम का आदमी अपने सीनियर ऑफिसर एली से कहता है कि हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए, वो बस उस बिल्ली की वजह से पैसे कमा रहा है, अदरवाइज उसे कोई पैसे नहीं देगा। लेकिन एली उसकी बातों में नहीं आती और उसे अच्छे से पता था कि जेम्स उसे अच्छे से ख्याल रख रहा है। लेकिन जॉन को ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जो जानवरों के नाम पर पैसे कमाए, इसलिए वो बार बार उससे कहता है कि हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन तभी एक डॉग आकर पेरी के ऊपर भौंकने लगता है और यहाँ जॉन को मौका मिल जाता है। लेकिन अभी भी एली उसकी नहीं सुनती और कहती है कि हम जेम्स को बाद में देख लेंगे, पहले हम उस डॉग ओनर को देखते हैं, क्योंकि उसके पास जो डॉग है वो सिटी में लेकर घूमना इलीगल है। अब इसके बाद जेम्स घर जाने लगता है, लेकिन तभी एक औरत को कोई आदमी टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे कि उसके सारे शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं। तो जेम्स उसकी मदद करता है और ये देखकर वो लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ जेम्स को पता चलता है कि उस डॉग ने पेरी के शरीर पर नाखून मार दिया है। वो फौरन अगले दिन उसे लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास जाता है, जो फ्री में उसका इलाज करती है। वो पेरी के घाव को ठीक भी कर देती है, जिसे लेकर वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपना खास दोस्त जेनी मिलती है।
जो कि एक एनजीओ चलाती है, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था, और वह ऐसे नशे वाले लोग एडिक्ट की मदद करती है। अब वो जेम्स के नशे को छोड़ देने के बाद काफ़ी खुश थी, पर कुछ दिनों के बाद क्रिसमस है तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ये फेस्टिवल वगैरह बस अमीर लोगों के लिए होते हैं, वो इन्हें अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, वरना हम जैसे लोग तो दिन के खाने का इंतज़ाम ही करते करते गुजार देते हैं। अब ये बात जेम्स को भी सही लगती है, पर वो कहता है कि हमारा काम है मेहनत करना। अब घर जाते समय उसे एक औरत मिलती है जिसे पेरी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए वो उसके लिए एक ड्रेस लेकर आई थी, और जब वो उसे पहनाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है, जिसकी वजह से जब जेम्स अगले दिन गिटार प्ले करने जाता है तो वहाँ पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो पेरी की ड्रेस देखकर बहुत ही आकर्षित हो रहे थे और उसे काफ़ी पैसे भी देते हैं। और आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि अब वो लाइट के बिल पे कर सकता है और दोनों के लिए खाना भी खरीद सकता है, वो भी पूरे 1 हफ्ते का। अब उसी दौरान वहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है जो टूरिस्ट गाइड था। वो 2 दिन बाद जेम्स को आने को कहता है, जहाँ पर वो चाइनीज़ लोगों के सामने गिटार बजाकर उन्हें एंटरटेन कर सकता है, और इसके बदले में उसे 1000 पाउंड मिलेंगे। अब ये सुनकर उनकी खुशी और ज़्यादा दुगनी हो जाती है और घर जाकर दोनों सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन जब वो एक जगह पर गिटार प्ले कर रहा होता है, तभी वहाँ पर 2 एनिमल वेलफेयर ऑफिसर आते हैं, जिसमें एली जेम्स से पेरी के बारे में सवाल पूछने लगती है। वो पूछती है कि क्या वो फिट है कि नहीं है, उसे खाना वगैरह सही टाइम पर खिलाता है कि नहीं, तो वो हाँ में जवाब देता है। लेकिन जॉन उसे बदसलूकी करने लगता है और उसे बुरा भला भी कहने लगता है, और इसी चीज़ को वहाँ का एक लोकल आदमी रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद एली पेरी की कुछ फोटोज़ क्लिक करती है और जेम्स से किसी जानने वाले का नंबर मांगती है, क्योंकि उसके पास अभी कोई नंबर नहीं था, तो वो जेनी का नंबर दे देता है जो एनजीओ चलाती थी। अब उनके जाने के बाद वो फौरन जेनी के पास जाता है, लेकिन उसके एनजीओ में चोरी हो चुकी थी, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान लग रही थी। जेम्स की कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने को कहती। अब उस रात जेम्स की हालत फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसे ये डर सताने लगा था कि कहीं वो लोग उसकी पेरी को उससे दूर ना लेके चले जाए, क्योंकि एक वही है जो उसका सहारा है। अगर वो चली गई तो वो फिर से नशा करने लगेगा। अब अगले दिन वो उसी टूरिस्ट बस के लिए रवाना होता है, लेकिन बीच में उसे फिर से बैज मिलता है। वेल गाइस, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि बैज कौन है। अब बैज उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है, तो वो उसे गुस्से में धक्का दे देता है, जिससे वो गिर जाता है। लेकिन अभी तक उसे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जब वो अपने गिटार को देखता है तो वो पूरी तरह से टूट चुका था, और उसे देखकर वो दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसे बस के साथ नहीं जा सकता। न जाने पता नहीं कब और कैसे कहां पर ये नशे की चीजें और इंसान उसका नुकसान करना छोड़ेंगी। अब वो उस बस स्टैंड पर जाता तो है, लेकिन वहां जाकर वो करेगा क्या, उसके पास कोई मोटिव नहीं है, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एनिमल वेलफेयर के हेड को देखते हैं, जो उन दोनों ऑफिसर को बुलाती है और जॉन को वो क्लिप दिखाती है जो उस लोकल आदमी ने बनाई थी, और उसने किसी मीडिया वाले को वो क्लिप भेज दी और उसने अपलोड कर दी, जिसके बाद उनकी बहुत ही बेइज्जती हो रही है। और इसी गुस्से की वजह से जॉन का अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है, इसलिए वो एली से कहती है कि तुम इस केस को सही से हैंडल करो, और तब तक तुम जेम्स के जानने वालों से पूछताछ करो कि क्या वो पेरी का सही से ध्यान रख पाता है कि नहीं, जिसके बाद ही हम कोई स्टेप उठाएंगे। इधर जेम्स जब घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि उसके ज्यादा टाइम हीटर ऑन ही छोड़ दिया था, जिस वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज खत्म हो चुका है। उसे 1 हफ्ते का खाना भी अब सड़ चुका है और उसके खुद पे उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि औरों के लिए गलती आम है, लेकिन उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही खाना और रिचार्ज उसे पूरे 1 हफ्ते तक चलाना था। अब उसे गुस्से में देखकर पेरी भी डर जाती है और चुपचाप वहाँ बैठ जाती है। अब वो नीचे उसी इंडियन बंदे के शॉप पर जाता है और उसे एक टेप लेता है ताकि वो अपने गिटार को सही कर सके, क्योंकि जब वो ठीक नहीं होगा उसके पास पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि पेरी ने डस्टबिन में पड़े हुए खराब खाने को खाना शुरू कर दिया। वो फौरन उसे डांट कर वहां से भगा देता है। अब उसे जल्दी से कुछ पैसे कमाने होंगे। अब अगले दिन जब वो काम में जाने लगता है तो आज पहली बार पेरी उसके साथ नहीं जाती। वो चुपचाप सोफे पर लेटी रहती है। जेम्स को लगता है कि शायद वो उससे गुस्सा है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन काम में उसका ज्यादा ध्यान नहीं लगता और वो आधे दिन में ही वापस घर लौट आता है, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि कहीं वो ऑफिसर पेरी को उससे दूर ना ले जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनी के पास एली आती है जेम्स और पेरी के रिश्ते के बारे में कुछ पूछताछ करने। तो वो उसे सारी बातें बताती है और ये भी कहती है कि जेम्स ने उसे कहीं से अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि पेरी तो खुद अपनी मर्जी से उसके पास आई थी और तब से लेकर आज तक वो उसके पास ही है और बहुत ही खुश भी है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। अब एली जाने लगती है तो जेनी उसे पूछती है कि क्या आप लोग सच में उससे दूर कर देंगे। तो एली बस इतना कहती है कि हमें जो सही लगेगा हम बस वही करेंगे। अब घर जाते टाइम जेम्स को उसे कुछ पुराने साथी मिलते जो कुछ समय पहले उसके साथ मैगजीन बेचने का काम करते थे।
और उसमें एक निक नाम का भी आदमी होता है जो जेम्स को लगता है कि उसकी वजह से ही एनिमल वेलफेयर वाले उसके पीछे पड़े हुए, क्योंकि वो शुरू से ही पेरी से जलता था। अब सभी लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जिसमें जेम्स और निक भी होते हैं। वो दोनों बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके उनकी गलतफहमी दूर होने लगती है। और आखिर में निक कहता है कि मुझे तो कैट्स बहुत ही पसंद है और मैं भला क्यों किसी की खुशी उससे छीनूंगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एनिमल वेलफेयर वाले तुम्हारे पेरी को ले जाने वाले। और तब जाकर यहाँ पर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। और जब वो घर आता है तो देखता है कि पेरी ने अभी तक खाना नहीं खाया है और वो उसी हालत में लेटी हुई है और उल्टियाँ भी कर रही है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और फौरन डॉक्टर को कॉल लगाता है। लेकिन डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहे थे, जिसके बाद वो टेंशन में वही इंडियन शॉप वाले के पास जाता है मदद मांगने के लिए। तो वो उसके घर आकर कहता है कि इसके पास एक कटोरे में पानी रखो, शायद इसे प्यास लगी हो। लेकिन पेरी दोस्तों यहाँ पर टस से मस नहीं हो रही थी। ये देखकर जेम्स और घबराना शुरू कर देता है। वो कोशिश कर रहा था जिससे वो थोड़ी सी हिल सके, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ जेम्स उस दुकान वाले से बातें करता है और बताता है कि वेलफेयर वालों ने अगर इसे ऐसी हालत में देख लिया तो वो पक्का उसे मुझसे छीन के ले जाएंगे। ये सारी बातें उसकी मजबूरी सुन के वो इंडियन आदमी भी अपने बेटे की मौत के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद जेम्स को भी लगने लगा था कि शायद इसे एनिमल वेलफेयर वालों को देने में ही भलाई है, क्योंकि तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस आदमी के जाने के बाद जेम्स बस पेरी के बारे में सोचा जा रहा था और सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो आंखें बंद करता है तो उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें सभी जानने वाले लोग उसके आसपास घूम रहे थे और वो लाचार है क्योंकि पेरी को एनिमल वेलफेयर वाले लेकर जा रहे हैं। पर जब अगले दिन वो सोकर उठता है तो देखता है कि पेरी उठकर किचन के पास चली गई और बिल्कुल ठीक है। अब ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है, जो उसे बताती है कि इसने जो सड़ा हुआ खाना खाया था जिस वजह से इसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन अभी वोमिटिंग के बाद इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और यहाँ जेम्स के मन में अभी भी ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि कहीं वो डॉक्टर उसे एनिमल वालों को दे ना दे, और इसीलिए वो ऑफिसर एली को फोन करके एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। उधर हम उसी इंडियन बंदे को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर देखता है कि वेलफेयर वालों ने इंटरनेट पर एक सर्वे डाला है जिसमें वो लोगों से जेम्स और पेरी के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे क्या वो पेरी को उन्हें ले लेना चाहिए या फिर उन्हें उसके पास छोड़ देना चाहिए। अब वो भी अपना ओपिनियन लिख देता है और वहाँ एली जब जेम्स को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है तो वो देखती है कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन शुरू करी है इंटरनेट पर जो पेरी और जेम्स के लिए और इसमें लोगों ने 500 से ज्यादा सिग्नेचर करी है और वो तेजी से पूरी होती जा रही है। यानी कि लोग नहीं चाहते कि जेम्स और पेरी अलग हो, लेकिन यहाँ जेम्स ने फैसला कर लिया था कि वो आज क्रिसमस के बाद पेरी को उन्हें दे देगा क्योंकि अब वो शायद उसकी देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। वो हर रोज की तरह अपने काम के लिए निकल जाता है, लेकिन आज वो थोड़ा इमोशनल है। अब घर से बाहर जाते हुए उसे कुछ लोग मिलते हैं जो पेरी की बड़ी सी पेंटिंग बना रहे थे दीवार पर और वो सभी उसको अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो स्टेशन पर जाता है तो वहाँ उसे वही लेडी मिलती है जो पेरी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई थी और धीरे धीरे देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है जो पेरी और जेम्स के लिए क्रिसमस प्रेजेंट और लेटर लेकर आए थे। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एली आ जाती है और उसे देखकर लोगों को लगता है कि वो पेरी को लेने के लिए आई है, तो सभी जेम्स के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो पेरी को जाने नहीं देंगे। लेकिन एली जेम्स को बताती है कि हमारे पास लाखों की तादाद में लेटर और लोगों के फीडबैक आए। किसी विक्रम नाम के आदमी ने ऑनलाइन पिटीशन करी है जिसमें 8000 लोगों ने साइन करी है और ये विक्रम नाम का आदमी वही इंडियन शख्स होता है। अब उसे देखकर जेम्स मुस्कुराने लगता है, लेकिन यहाँ जेम्स कहता है कि अब वो पेरी की देखभाल नहीं कर सकता, उसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन एली उसे समझाती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैरिटी एनिमल नाम की एक फाउंडेशन है और उसने 3 साल के लिए अपना उसे ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और उसके लिए वो तुम दोनों को इतने पैसे दे रही है जिसमें वो पेरी को जिंदगी भर खाना खिला सकता है। ये सुन के वहाँ खड़े सारे लोग झूम उठते हैं। अब जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ जेनी आती है और उसे गले से लगा लेती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि चंद ही घंटों में इतने सारे लोग पेरी के लिए अपना फीडबैक देंगे। अब क्रिसमस की रात आ जाती है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ एक खास गेस्ट आती है जो कि थी लंदन की फेमस कुक। वो पेरी के लिए एक खास हैम्पर लेकर आई थी जिसे पाकर जेम्स और पेरी दोनों बहुत ही खुश होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये सब जेम्स उस लड़के को सुना रहा था, लेकिन वो लड़का धीरे धीरे सुनकर ये सब ठीक होने लगा था। वो अपनी जिंदगी सही करने लगा था और आज वो जेम्स के घर भी आता है। जेम्स उसे एक गिटार गिफ्ट में देता है और साथ में वो जेनी को अपनी अगली पब्लिश होने वाली बुक की पहली ओरिजिनल हार्ड कॉपी देता है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश थी और अपने प्यार का इजहार भी वो करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पर आपको क्या लगता है कि क्या ये हैप्पी एंडिंग होगी? लेकिन ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में कुछ महीनों के बाद पेरी इस दुनिया को अलविदा कह देती है
लेकिन उसकी कहानी और उसके वीडियोस पूरी दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। उसकी वजह से जेम्स को एक पहचान मिल जाती है और लंदन गवर्नमेंट ने उसी जगह पर जहां जेम्स गिटार प्ले करता था वहां पेरी की याद में एक स्टैचू भी बनवाया था। शायद इसी का नाम जिंदगी है, क्योंकि आपको किसी को जितना भी चाहो उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। इसलिए जब तक कोई पसंदीदा शख्स आपके पास है उसे अपने दिल से प्यार करिए, क्योंकि क्या पता कल वो हो ना हो। वेल गाइस, इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का। आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा कि पिछली वीडियो पे आपने 500 से ज्यादा कमेंट करे थे। इस पर भी ऐसी उम्मीद करते हैं। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।